जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि एनसीसी में स्टाफ के तौर पर पूर्व सैनिकों को लिया जाएगा। स्टाफ में जो क्लरिकल स्टाफ है और पीआई स्टाफ होता है उसकी जगह पूर्व सैनिकों को लिया जाएगा। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इससे पहले भी एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कि कर्नाटक की तरफ से पूर्व सैनिकों की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके बाद बिहार और झारखंड की तरफ से जारी किया गया था और अभी ये उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास करेप्पा भवन कैसरबाग लखनऊ की ओर से 16 मई 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया और सेवा में समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी उत्तर प्रदेश को लेटर जारी किया गया है। विषय है मैपिंग ऑफ ईएसएम फॉर एक्सपेंशन ऑफ एनसीसी हायरिंग पॉलिसी ऑफ ईएसएम। पूर्व सैनिकों को एनसीसी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायरिंग के संबंध में ये डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे बताया गया है कि महोदय कृपया 67 यूपी बटालियन एनसीसी लखनऊ के पत्रांक जो कि 14 मई 2024 को जारी किया गया था उसका संदर्भ ग्रहण करें। उपरोक्त विषयक माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा 3 लाख कैडेट रिक्तियों के लिए एनसीसी की विस्तार योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए स्टाफ और क्लर्क के रूप में पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में पात्र जीएसयूज के नाम की सूची तैयार कर एनसीसी मुख्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। इसके संबंध में आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल बलराम तिवारी अवकाश प्राप्त अतिरिक्त निदेशक कल्याण, इसकी प्रतिलिपि भेज दी गई है। कमांडिंग ऑफिसर 67 यूपी बटालियन एनसीसी। अभी 14 मई का जो लेटर था उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 67 यूपी बटालियन एनसीसी 236 एमजी रोड लखनऊ की तरफ से 14 मई 2024 को लेटर जारी किया गया था और ये लेटर ब्रिगेडियर रवि डायरेक्टर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास लखनऊ की ओर से जारी किया गया था। मैपिंग ऑफ ईएसएम फॉर एक्सपेंशन ऑफ एनसीसी हायरिंग पॉलिसी ऑफ ईएसएम। तो इस लेटर में भी जो मेंशन किया गया था रेफरेंस एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर लखनऊ, लेटर नंबर यहाँ पे दिया गया है 12 अप्रैल 2024 को एंड एनसीसी डायरेक्टर यूपी लखनऊ, लेटर नंबर 2 अप्रैल 2024 अलॉन्ग विद हायरिंग पॉलिसी ऑफ ईएसएम। इसमें बताया गया इट इज़ इंटीमेटेड दैट ऑनरेबल रक्षा मंत्री हैज़ अप्रूव द एक्सपेंशन प्लान ऑफ ईएसएम बाय एडिशनल 3 लाख कैडेट वैकेंसीज। There will be requirement of ESM in the units as PI staff and clerk. We are requested to liaise with Jilla Sainik Board and other agencies for mapping of ESM. It is requested that necessary information regarding the subject as per QR is given of this. Will it a list please? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, सीरियल नंबर, उसके बाद टाइप ऑफ यूनिट्स तो 2 टाइप की यूनिट्स है। मेजर यूनिट्स 148 हैं और माइनर यूनिट्स हैं 60, यानी कि छोटे जो यूनिट हैं वो 60 हैं और जो बड़ी यूनिट है 148 हैं। एग्जिस्टिंग पीआई स्टाफ यानी कि जो मौजूदा पीआई स्टाफ हैं जिसमें जीसीओज 903 है और एनसीओज हैं 2287। टोटल स्टाफ यहाँ पे 3190 और पीआई स्टाफ रिक्वायर्ड एज पर एक्सपेंशन प्लान। तो रिक्वायरमेंट कितनी है इनको? जीसीओज की रिक्वायरमेंट इनको है 1680 और एनसीओ की रिक्वायरमेंट है 3798। टोटल रिक्वायरमेंट है 5478 और फिलहाल जो हायरिंग कर रहे हैं लोग, फिलहाल जो ले रहे हैं जीसीओज ले रहे हैं 777 और एनसीओज ले रहे हैं 1511, यानी कि टोटल फिलहाल ये 2288 जीसीओ और एनसीओ को हायर कर रहे हैं। अभी इन वैकेंसीज़ के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले एनसीसी की रिक्तियों के संबंध में जो फॉर्म आपको भर के देना है उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एनसीसी की रिक्तियाँ। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति के पश्चात एनसीसी में पूर्व सैनिकों की भर्ती की जा रही है। वेतन फिक्स जीसीओ के लिए 45,000 होगा प्रतिमाह और एनसीओ के लिए 35,000 प्रतिमाह के हिसाब से दिया जाएगा। इच्छुक पूर्व सैनिक जो दिनांक 30 जून 2022 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं अपना विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दिनांक 31 मई तक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा करा सकते हैं। एनसीसी में भर्ती हेतु जो विवरण है जिसमें कि सबसे पहले आर्मी नंबर है, रैंक है, नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, डेट ऑफ डिस्चार्ज, कोर्स ऑफ डिस्चार्ज, मेडिकल कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, पीपीओ नंबर और कोर्स जो डन है वो यहाँ पर देना होगा। कोर्स कौन कौन से यहाँ पे बताए गए हैं, यदि आपने ये कोर्स किए हैं तो आपको यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा। तो आगे
डिटेल्स आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उससे पहले जो फॉर्म आपको भर के देना है, ये फॉर्म आपको भर के देना होगा और कोर्स की डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि प्लाटून कमांडर, सेक्शन कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स, वेपन ट्रेनिंग कोर्स, मोटर कोर्स, उसका एमएमजी एंड एजीएल कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, ऑल आर्म्स सिग्नल कोर्स, LTCT/LGSC UI कोर्स, ट्रूप कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, ATGM कोर्स, स्नाइपर कोर्स, EDP कोर्स, D&M कोर्स, QM कोर्स। ये आपने किया है तो आपको यहाँ पर यस या नो करना है और इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर मेंशन करना है। एनी अदर कोर्स आपने किया हुआ है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, होम एड्रेस देना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करके अपने जिला सैनिक बोर्ड में इसको भर के देना। अभी जानते हैं आगे एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्या उसकी डिटेल्स रहेगी, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे ये लेटर जो है नेशनल कैडेट कॉर्पस की ओर से जारी किया गया है और 12 अप्रैल 2024 को लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे जो इसका हेडिंग है, हायरिंग पॉलिसी ऑफ ESM की एनसीसी में नियुक्ति के बारे में इसमें पूरा डिटेल्स बताया गया है। यहाँ पर जो डिटेल्स बताई गई है उसके अनुसार यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस बताए गए हैं। यहाँ पे बताया गया कि देयर इज ए रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल इंस्ट्रक्टर टू बी पोस्टेड टू एनसीसी। इट इज प्रपोजल दैट 2288 यानी 2288 एक्सेसमैन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी बी हायर्ड इन एनसीसी। तो यहाँ पर 2288 पूर्व सैनिकों को यहाँ पर लिया जाएगा एनसीसी में इंस्ट्रक्टर के तौर पर। और यहाँ पर जो और बातें बताई गई है जिसमें कि ये जो हायरिंग होगा, ये जो नियुक्तियाँ होगी 3 साल के लिए होगी और यदि ज़रूरत पड़ेगी तो इनको बढ़ाया जा सकता है और इनको जो नाम दिया जाएगा CIS कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ, CIS नाम दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो कैटेगरी होगी 2 टाइप की होगी, जिसमें कि ESM JCO होंगे इंस्ट्रक्टर, जिसमें कि सूबेदार और नायब सूबेदार को लिया जाएगा। दूसरा होगा ESM NCO इंस्ट्रक्टर जो कि हवलदार रैंक को यहाँ पर लिया जाएगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी, सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया गया कि शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन द रैंक ऑफ हवलदार, यानी कि जो NCO ESM NCO इंस्ट्रक्टर के लिए हवलदार को लिया जाएगा, जबकि जो JCO इंस्ट्रक्टर है उनके लिए यहाँ पर रैंक सूबेदार और नायब सूबेदार दोनों को लिया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट इनके बारे में बताया गया है कि ESM फ्रॉम ऑल आर्म्स एंड सर्विस ऑफ आर्मी आर एलिजिबल सब्जेक्ट टू मीटिंग रिक्वेस्टेड क्राइटेरिया। तो जो भी यहाँ पर ले जाएंगे उनके लिए जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार उनको एलिजिबल जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। और यदि एलिजिबल JCO नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर सुटेबल NCO को लिया जाएगा, यानी कि JCO की रिक्वायरमेंट यदि पूरी नहीं होती है तो उनकी जगह पर NCO लिया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल हु हैव सर्वड इन कैट A, कैट B ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड रेजिमेंट सेंटर्स एज ए इंस्ट्रक्टर, या फिर IQ ग्रेडिंग जिसने भी किया हुआ है, प्रोफेशनल कोर्स जिन्होंने किया है उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशन एंड प्रिफरेबली बाय क्वालिफाइड इन वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड आर्मी कोर्स फ्रॉम कैटेगरी A और कैटेगरी B ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे कुछ कोर्स बताए गए हैं, यदि आप उनमें से आपने कोई किया हुआ है तो आपको यहाँ पर प्रिफेयर किया जाएगा। अभी जो कोर्स हैं उनमें कौन कौन से हैं, क्वालिफिकेशन सेक्शन कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट कोई किया हुआ है, घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स, वेपन ट्रेनिंग कोर्स, उसके अलावा मोटर कोर्स, MMG एंड EGL कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, ऑल आर्म्स सिग्नल कोर्स, LDCT, LGSC/UI कोर्स, ट्रूप्स कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, ATGM कोर्स, स्नाइपर कोर्स, ATB कोर्स, D&M कोर्स एंड QM कोर्स। अभी यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशंस बताई गई जिसमें कि JCO NCO शुड हैव कंप्लीटेड कलर सर्विस। जो भी JCO NCO है उनका कलर सर्विस होना चाहिए। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि यदि कोई नायक है और वहाँ MACP हवलदार के तौर पर रिटायर हुआ है तो उसको यहाँ पर हवलदार नहीं माना जाएगा। सिमिलरली कोई हवलदार है और MACP नायक सूबेदार की पेंशन ले रहा है तो उसको यहाँ पर हवलदार ही माना जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे गैप इन सर्विस, तो गैप बताया गया कि 2 साल से ज़्यादा रिटायरमेंट आने से और
एनसीसी में भर्ती होने तक 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अभी इनिशियल टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 2 साल का होगा, उसके बाद 11 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ ऑफिसर के ऊपर और आपके इंडिविजुअल का जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर के। बाकी यहाँ पर जो जेसीओस के लिए एज रखी गई है मैक्सिमम 56 ईयर रखी गई है, जबकि एनसीओस के लिए जो एज रखी गई है 54 रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोविजन पीरियड ऑन ज्वाइनिंग एनसीसी, ये सम सेल बी ऑन प्रोविजन पीरियड पे होगा 3 मंथ के लिए, और यहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस है डिसिप्लिन है उसके आधार पर यहाँ पर आपको आगे का जो सुटेबल माना जाएगा या अनसुटेबल माना जाएगा, डिपेंड करेगा आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो डिसिप्लिन है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईएसएम हायरिंग कैन बी टर्मिनेटेड बाय रिस्पेक्टिव एडीजी और डीडीजीएस के द्वारा यहाँ पर आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो कंडीशंस है कि आपका जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ग्राउंड पे आपको यहाँ टर्मिनेट किया जा सकता है। यदि आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं है तो किया जा सकता है टर्मिनेट, लेकिन ये जो है एडीजी और डीडीजीएस के द्वारा ही, और 3 महीने के अंदर यहाँ पे टर्मिनेट किया जाएगा आपको। डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि फॉर हायरिंग इन एनसीसी एंड इंडिविजुअल शुड मीट द फॉलोइंग डिसिप्लिन क्यूआरस, और सबसे पहला है कि शुड नॉट हैव मोर देन 1 रेड इंक एंट्री ड्यूरिंग दी फॉर्मर सर्विस, यानी पूरी सर्विस में आपका एक रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नो रेड इंक एंट्री इन द लास्ट 5 ईयर ऑफ फॉर्मर सर्विस, जो पिछला सर्विस है आपका उसमें लास्ट 5 ईयर के अंदर कोई भी रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो पर्सनल प्रीवियसली अवॉर्डेड पनिशमेंट फॉर ऑफेंस एक्ट के बारे में यहाँ पे बताया। एक है यहाँ पे मोरल टर्पिट्यूड एंड फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज, इसके से संबंधित आपके पास कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस करेक्टर जो है एग्जाम्पलरी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, इन एडिशन टू हैव टू अबव पर्सनल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस फॉर द फॉलोइंग रीजन आर नॉट एलिजिबल फॉर हायरिंग इन एनसीसी इन दिस सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो डिस्चार्ज है वहां इन बिंदुओं के कारण नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि डिस्चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिवली फ्रॉम मिलिट्री सर्विस अंडर AR13 ये उसके बारे में यहाँ पे बताया गया डिटेल्स। AR14 उसके अलावा ये A45 इस कंडीशन के कारण आपकी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट वेयर डिस्चार्ज अंडर सरप्लस टू बी स्टेबलाइजमेंट, कहीं पे आप सरप्लस मान करके आपको डिस्चार्ज भी दिया होगा तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। अनसुटेबल फॉर फर्दर मिलिट्री सर्विस, इस तरह का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अनलाइकली टू बिकम एन एब्सेंट सोल्डर, इस टाइप का भी नहीं होना चाहिए। और इनएलिजिबल फॉर फर्दर रिटर्नेशन अप टू द इनहैंस्ड सर्विस लिमिटेड ड्यूरिंग नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ले डाउन कंडीशन, इस कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट है एनी इम्प्रिजनमेंट इन सिविल जेल और conviction by a civil court post the discharge of the individual from the army will render him ineligible for NCC। तो सिविल जेल से रिलेटेड, कन्वेक्शन से रिलेटेड और सिविल कोर्ट से रिलेटेड आपके पास इस तरह का कोई जो है सीन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन इन एनसीसी सर्विस, इफ द कॉन्ट्रैक्टेड इंस्ट्रक्टर स्टाफ कमिट्स एनी डिसिप्लिन इश्यू हिज सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड। तो कोई भी आपका इस तरह का डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई इश्यू पाया जाता है तो आपको टर्मिनेट यहाँ पर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, यदि कोई आपका इस तरह का केस पाया जाता है तो आपको पहले तो यूनिट लेवल पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और यदि केस मेजर बड़ा इश्यू है यहाँ पे तो संबंधित जो क्रिमिनल पेनल कोड है उसका जो प्रोसीजर है सिविल क्रिमिनल लॉ उससे संबंधित आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो मेडिकल कैटेगरी है जीसीओ एनसीओ के लिए जो मेडिकल है सेफ होना चाहिए। उसके अलावा जब भी आप इस कॉन्टैक्ट में शामिल होंगे तो उससे पहले आपको सिविल सर्जन से एक सर्टिफिकेट लाना होगा कि आप मेडिकली फिट हैं। उसके अलावा पर्सनल प्लेस्ड इन लॉ मेडिकल कैटेगरी बोर्ड
टेम्पररी एंड परमानेंट ड्यूरिंग इंटायर फॉर्मर सर्विस के दौरान आप लॉ मेडिकल कैटेगरी थे, उसके बाद आप सेपन हो गए हों बिफोर डिस्चार्ज के ड्यू टू अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम के कारण, तो आपको यहाँ पर इनएलिजिबल माना जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे नेक्स्ट और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर सैलरी क्या दी जाएगी, तो यहाँ पर जीसीओ के लिए जो सैलरी रखी गई है 45,000 पर मंथ के हिसाब से रखी गई है और एनसीओ के लिए 35,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो सैलरी है उसके अलावा यहाँ पर कोई भी अलाउंस यहाँ पर दिया नहीं जाएगा, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट 3% दिया जाएगा। अकोमोडेशन आपका ऑन हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे या संडे छोड़ करके। तो लीव यहाँ पर दिया जाएगा 4 दिन महीने में, और नेशनल जो हॉलीडे है वो संडे छोड़ करके, which may be combined to a maximum of 2 months, that is 8 days 8 स्टेज। तो आप एक बार में 2 महीने की यानी कि 8 दिन छुट्टी भी एक साथ जा सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगी, जो कि इंटाइटलमेंट है आपके ईसीएस के थ्रू आपको मिलती है, तो वो यहाँ पर उसी के अनुसार आप अपना ट्रीटमेंट कराना होगा आपको। पेंशन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। यूनिफॉर्म जो होगा ये सब विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग मेंट एंड अपकीप ऑफ हिस यूनिफॉर्म। खाकी यूनिफॉर्म यहाँ पे होगा और डिटेल्स ऑर्डर बाद में इश्यू किए जाएंगे। अभी यहाँ पर और जो मेंशन किया गया है जिसमें कि पोस्टिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है कि ये सम व्हाइल अप्लाइंग विल गिव 3 चॉइस, 3 चॉइस यहाँ पे देना होगा आपको। और यहाँ पर वैकेंसी के अनुसार फर्स्ट चॉइस में मिल जाती है आपको, ठीक है, नहीं तो सेकेंड और थर्ड डिपेंड करेगा वैकेंसीज के ऊपर। ट्रेनिंग जो यहाँ पे होगी 14 से 21 दिन की होगी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, इनरोल होने के बाद। और यहाँ पर हायरिंग प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि द हायरिंग विल बी discharged and delegated to be carried out at state director level as per laid down quantitative requirement. The board sequence of hiring is enumerated in 6 paras. तो यहाँ पे बताया गया हायरिंग ऑफ द स्टेट डीजी लेवल पे होगा। नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि द फर्स्ट स्टेप विल बी released job notification indicating the vacancies at various locations of NCC as the what are the required qualification for the job and age qualification। यहाँ पर जो मेन बात बताई गई है कि जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर जो होते हैं, उसके अलावा जो भी एक्सेसमेंट से रिलेटेड जो रेजिमेंटल सेंटर्स हैं, आर्मी वेटरनर्स प्लेसमेंट हैं जैसे कि DIB या फिर AWPO के माध्यम से आपको बताया जाए कि वैकेंसीज निकल गई है। साथ में जो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है स्टेट NCC की, तो उसमें भी आपको चेक करना होगा। और जो NCC की मेन वेबसाइट है DG हेडक्वार्टर की, तो उस पर भी इससे संबंधित वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। आगे यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन के बारे में बताएगा कि जब भी ये वैकेंसीज आएगी तो ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। NCC डायरेक्टर वेबसाइट पर यहाँ देखने को मिलेगी। स्क्रीनिंग यहाँ पर किया जाएगा, जितने भी ये सब इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई करते हैं, तो बोर्ड ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर उनका जो है एजुकेशन जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लिमिट्स, एज, रिलेवेंट एक्सपेंस वगैरह यहाँ पर दिया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर होगा, जो कि NCC DG के द्वारा किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। उसके बाद सिलेक्शन जो होगा आफ्टर completing all the stage of the recruitment process, the board of officers will select the most suitable candidate को यहाँ पर चुना जाएगा। और रिजर्व लिस्ट भी जारी होगी जो कि 20% की होगी, 20%। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि जब भी आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव अपॉइंटमेंट लेटर बाय साइनिंग द contact with the state directorate specifying the terms and conditions of their contact including salary, duration, location, responsibility, date of। तो अगला जो पॉइंट यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा
साइन किया हुआ स्टेट डायरेक्टर के द्वारा, और जिसमें कि आपकी सैलरी, ड्यूरेशन, लोकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दियर सर्विस एंड अदर इंटाइटलमेंट के बारे में लिखा होगा। अभी यहाँ पर जो इंडक्शन है उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज साइन दिस सेलेक्टेड कैंडिडेट विल ज्वाइन दियर रिस्पेक्टिव पोस्ट एट डिजिग्नेटेड लोकेशन ऑन स्पेसिफाइड डेटेड के बारे में।